गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपको मैं शुरू करने जा रहा हूँ 11th का सिलेबस। ठीक है, तो पहले सिलेबस के बारे में जानकारी लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों, ठीक है ना, और कैसे पढ़ना है। तो आइए पहले इसको देखते हैं। देखो बच्चों, क्या है ना, 11th का जो सिलेबस उसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। पार्ट ए, बी, सी एंड डी। ठीक है बच्चों, तो ए पार्ट में बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। ठीक है, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स हमको पढ़ना है फिजिक्स के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स समझने के लिए बच्चों ना मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। यानी अगर आप मैथमेटिक्स का आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप फिजिक्स समझ ही नहीं सकते हैं। मतलब ये हुआ ना कि अच्छे प्रॉब्लम, अच्छे से थ्योरी को समझने के लिए हमको मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ख़ासकर कंपटीशन में जो क्वेश्चन आता है ना बच्चों, डायरेक्ट नहीं आएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट फार्मूला पर नहीं आती है, थोड़ा सा घुमा कर देता है। ठीक है ना, जिसमें मैथमेटिक्स का पूरा रोल होता है। तो मैथमेटिक्स से मतलब समझो ना कि आपका क्या है, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया फिजिक्स के लिए। ठीक है ना, अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो आपको फिजिक्स समझने में बहुत दिक्कत होगी बच्चों। ठीक है, तो इसलिए आपको पढ़ना ही होगा बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि मैथमेटिक्स जो यहाँ पर जो टॉपिक जो मैं पूरा लिखा हुआ है ये बहुत डिटेल में पढ़ना रहता है। ठीक है, लेकिन इसका हमको बेसिक नॉलेज रखना है, जिससे हमको फिजिक्स का प्रॉब्लम क्या हो ना, समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें क्या है ना, हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ इसको भी। ठीक है ना, मतलब 6 चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में। डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर ग्राफ का नॉलेज लेंगे, फिर बेसिक ज्योमेट्री का नॉलेज लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। अलग बात है कि आपको फिजिक्स का पार्ट नहीं है, यानी फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, लेकिन इसके बिना आप फिजिक्स नहीं समझ सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैकेनिक्स। यहाँ से रियल फिजिक्स आपको शुरू हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ से शुरू होता है रियल में फिजिक्स। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये भी चैप्टर जो बच्चे बहुत आसान है, ये आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और मैथमेटिक्स का भी ज़्यादा यूज नहीं होता है इसमें। ठीक है ना, एरर एंड मेजरमेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है ना, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। यहाँ से हर हाल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग समझेंगे एरर मेजरमेंट में क्या पढ़ना है सो। फिर रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स बच्चों। ठीक है ना, ये टॉपिक पढ़ेंगे मैकेनिक्स के अंतर्गत। ठीक है ना, तो ये पार्ट बच्चों आप 9th में पढ़ेंगे, रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लिए थे कि रेस्ट किसे कहते हैं, मोशन किसे कहते हैं। वहाँ पर छोटा सा एक टॉपिक बनाकर आपको पढ़ना था, लेकिन यहाँ पर एक चैप्टर ही बना दिया गया है काइनेमेटिक्स का। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अच्छा से समझने के लिए काइनेमेटिक्स का भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको पहले काइनेमेटिक्स पढ़ना होगा, उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेंगे तो फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, यानी फ्रिक्शन फिर पढ़ने फिर समझो, जब फ्रिक्शन पढ़ना होगा तो आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की जरूरत पड़ेगी। यानी देख रहे हो ना, जैसे सब चैप्टर हम बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है, पीछे वाला चैप्टर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी पावर पढ़ना शुरू कर दें, सर्कुलर मोशन पढ़ना शुरू कर दें, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, आपको कुछ बातें समझ में आएगा और बहुत सी बातें आपको क्या ना समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है ना कि ये जो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा बच्चों, वो पिछले चैप्टर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस सबको हर हमेशा क्या करेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, सीक्वेंस में पढ़ना होगा। अगर कहीं पर भी आप क्लास छोड़ देते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट दूसरे चैप्टर में चले जाएंगे तो आपको एकदम नहीं समझ में आएगा, या फिर आएगा भी तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, अच्छा प्रॉब्लम आप उसको कर नहीं पाओगे। इसलिए आपको सीक्वेंस में पढ़ना है बच्चों। ठीक है ना, तो जैसे 4 नंबर 5 नंबर चैप्टर ऐसे आपको दिया हुआ है। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर 6 नंबर में, फिर सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, ये सब तो 9th में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन सर्कुलर मोशन तक आपको थोड़ा नॉलेज आपको है। ठीक है, कि सर्कुलर मोशन किससे कहते हैं, वर्क एनर्जी पावर क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है ना बच्चों, ये सब चीज़ें नया आपको लगेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है बच्चों। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, रोटेशनल मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन। मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है ना, कि जैसे जैसे मैकेनिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे वाले चैप्टर के हमेशा ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए कोई भी चैप्टर को आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर सी पार्ट में आपको क्या है ना, वेव्स पढ़ना है। ठीक है ना, जिसमें स्ट्रिंग वेव्स पढ़ना है और साउंड वेव्स पढ़ना है। ठीक है ना, स्ट्रिंग रस्सी पर वेव, ये सब चीज़ें आपको अभी नहीं बताना चाह रहे हैं डिटेल में। ठीक है ना, क्योंकि क्या है ना कि आपको समझ में भी नहीं आएगा।
धीरे धीरे हर बात आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी जस्ट आप 10th पास करके आए हैं, तो बहुत सी चीज़ें आपको समझ में, डायरेक्ट मैं बताऊंगा इस सब चीज़ों के बारे में तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको रहने देते। बस इतना याद करके रखो कि बेस्ट वेव्स एक टॉपिक है, उसके अंतर्गत में स्ट्रिंग वेव्स और साउंड वेव पढ़ना है, फिर हमको पढ़ना हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो इतना बच्चों आपका क्या है ना 11th का पार्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी पार्ट में बताऊँ ना, सब चैप्टर समझो तो इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है बच्चों, ठीक है ना। बहुत मज़ा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। फिजिक्स को आपको फील करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। ऐसे नहीं डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेंगे और न्यूमेरिकल बनाने चल जाएंगे, ठीक है ना, ये आपको नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। फिजिक्स को आपको समझना होगा। मेन आपका क्या है ना कि थ्योरी तो सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सोल्व करने में बहुत दिक्कत होती है बच्चों, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं वो आपको मैं बताऊँगा, ठीक है ना। जो थ्योरी पढ़ लेंगे तो उस पर न्यूमेरिकल्स बहुत से करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये थ्योरी क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, ठीक है। चलो देखो तब अब बच्चों क्या है ना, कौन किताब पढ़ोगे, ठीक है ना। ये तो आपका सिलेबस हो गया, आपको मैं किताब के बारे में कह रहा हूँ, कौन कौन किताब आपको खरीदना होगा। तो चलिए देखिए, देखो बच्चों क्या है ना, जो जेई का तैयारी करेगा बच्चों, ठीक है ना, जेई मेन एडवांस में बात कर रहा हूँ समझो, और नीट, ठीक है बच्चों। तो जेई मेन वाला क्या करेगा ना बच्चों, एक एससी वर्मा का बुक ले लेगा, ठीक है ना, एससी वर्मा 11th के लिए वॉल्यूम 1, ठीक है, और वॉल्यूम 2 भी जरूरत पड़ेगा। मतलब अभी फ़िलहाल क्या कर लेंगे, एससी वर्मा का किताब ले लेंगे, वॉल्यूम 1 ले लेंगे, ठीक है ना। फिर वॉल्यूम 2 का भी जरूरत पड़ेगी 12th में, या फिर 11th पढ़ने में भी जरूरत पड़ेगा। जैसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो मैं आपको लिखाया हूँ कि बच्चों आपको 11th में पढ़ना है, लेकिन उसका क्या है ना पार्ट 2 में आपको दिया हुआ है एससी वर्मा के बुक में, ठीक है ना। तो जब शुरू होगा तो वो ले लेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप क्या कर लेंगे, एससी वर्मा वॉल्यूम 1 ले लेंगे, ठीक है बच्चों। फिर दूसरा किताब ले लेंगे डीसी पांडे, ठीक है, इसका 5 वॉल्यूम आता है बच्चों, ठीक है ना। डीसी पांडे का 5 वॉल्यूम आता है, तो पहला वॉल्यूम ले लेंगे, या फिर शुरू में ही सब वॉल्यूम ले लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर शुरुआत अभी कर रहे हैं, पैसा ज़्यादा नहीं लगाना चाहते हैं फिलहाल, तो आप क्या कर लेंगे, वॉल्यूम 1 ले लेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर लेंगे, क्वेश्चन बैंक ले लेंगे, क्वेश्चन बैंक बच्चों, ठीक है। और ये चैप्टर वाइज लेंगे, ठीक है ना, चैप्टर वाइज ले लेंगे, ठीक है ना। चैप्टर वाइज इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि जो चैप्टर पढ़ेंगे, जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, तो उस पर जितने प्रॉब्लम जो आपको कंपटीशन में आया है, ठीक है ना, वो आप बना लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किताब हर हाल में आपको लेना ही पड़ेगा, यानी तीनों किताब आप ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इतना आपको, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो इतनी किताब पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर ऑफलाइन क्लास अगर करेंगे मेरे यहाँ, ठीक है, तो आपको असाइनमेंट भी मिलेगा जिसमें बहुत से न्यूमेरिकल्स होगा, ठीक है बच्चों। लेकिन असाइनमेंट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है ना। आप इतना पढ़ लेंगे तो असाइनमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इतना अगर एक क्वेश्चन कर लेते हैं एससी वर्मा का, डीसी पांडे का और क्वेश्चन बैंक का, तो असाइनमेंट नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जेई मेन के लिए बच्चों इतना करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप एडवांस अगर देना चाहते हैं, एडवांस, ठीक है, तो एडवांस के लिए बच्चों क्या है ना, इतना तो किताब आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सच पाऊँ ना, इतना किताब आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इतना कर लेते हो, मान लो क्या है ना, इतना सफिशिएंट है बच्चों एडवांस के लिए, ठीक है। इतना जो आपका है ना वो सफिशिएंट है एडवांस के लिए भी। लेकिन फिर भी मान लो कह सकते हो कि सर इतना करने के बाद भी अगर आपके पास टाइम है, तो आप BM शर्मा किताब ले लेंगे, सिंगेज पब्लिकेशन का आता है बच्चों, ठीक है ना, BM शर्मा, ठीक है, बहुत अच्छा किताब है एडवांस के लिए, ठीक है ना। तो आप इस बुक को ले लेंगे अगर आप एडवांस देना चाहते हो तो। BM शर्मा का बुक आता है सिंगेज पब्लिकेशन का, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम ले लेंगे। लेकिन इतना कर लेंगे तो, अगर इतना पूरा कर लेते हैं फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो BM शर्मा रख सकते हैं, या फिर शुरू से भी BM शर्मा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये आपको जेईई मेन एडवांस के लिए है।
और ये बहुत सफिशिएंट है। सिंगेज अगर लेते हैं यानी BM शर्मा का किताब लेते हैं तो उसमें बहुत से न्यूमेरिकल्स दिया हुआ बच्चों, ठीक है। इतना दिया हुआ कि आप बना नहीं पाओगे, इतने न्यूमेरिकल्स उसमें दिया हुआ, ठीक है। तो ये किताब ज़रूर खरीदेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा से तैयारी करना है, एडवांस के लिए तैयारी करना है तो सिंगेज भी ले ही लेंगे, ज़्यादा सोचना नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, JEE मेन वाले बच्चों के लिए, एडवांस वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। नीट के वाले बच्चों के लिए देखो क्या है ना, नीट वाले बच्चों के लिए क्या करें, SC वर्मा की किताब ले लो, ठीक है ना। SC वर्मा ऐसे कोई करता नहीं है लेकिन आप करना चाहिए। अगर आप जस्ट 10th पास करके आए हो तो SC वर्मा बनाओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। SC वर्मा का किताब आप ले लीजिए फिर, ठीक है ना। DC पांडे जो आपका किताब है, ठीक है, तो वॉल्यूम वाइज अगर लेना चाहते हो, जैसे आपका JEE मेन वाला के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 5 वॉल्यूम आता है इसका, आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो बच्चों, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या है ना, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल्स आपको दिया हुआ है तो उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट है उसका क्या है ना, कर सकते हो, ठीक है ना। यानी देखो वहाँ पर क्या है, लेवल 1 और लेवल 2 दिया हुआ है। लेवल 1 JEE मेन के लिए है और लेवल 2 एडवांस के लिए। तो अगर आप मेडिकल की तैयारी करते हो तो लेवल 2 मत करो, लेकिन लेवल 1 करने की कोशिश करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, यानी कि आप उसी पर लग जाओ, ठीक है। जितना बनता है बने, ना बने कोई बात नहीं है, फिर भी उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसका क्वेश्चन अगर नहीं बने तो टेंशन में आ जाओ कि सर आपका DC पांडे का क्वेश्चन ही नहीं बनता, ठीक है। उससे कोई लेना देना नहीं है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन लेवल 1 बनाना चाहिए, ठीक है ना। उसका जो एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको ज़रूर बनाओ, समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो अच्छी बुक है DC पांडे, ठीक है। और नहीं तो ये तो आप वॉल्यूम वाइज लेना चाहते हो तो उसको कर सकते हो, नहीं तो DC पांडे के लिए नीट के लिए बच्चों 2 वॉल्यूम आता है। फिर समझो क्या करें, 2 वॉल्यूम आता है बच्चों, ठीक है ना। वॉल्यूम 1 11th के लिए और वॉल्यूम 2 12th के लिए, ये नीट के लिए आता है बच्चों, ठीक है ना। और ये जो वॉल्यूम वाइज जो आपका है, ठीक है ना, ये वॉल्यूम वाइज जो आता है 5 वॉल्यूम आता है, तो ये JEE मेन एडवांस के लिए है। और नीट के लिए 2 ही वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ठीक है। तो ये दोनों तो किताब ले ही लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, अच्छे स्टूडेंट है, पढ़ना चाहते हो, सभी स्टूडेंट अच्छा ही होता है, लेकिन कुछ अच्छा करना चाहते हो ज़िंदगी में, ठीक है ना, तो बहुत पढ़ना पड़ेगा बच्चों। बहुत पढ़ेगा, तेज होगा तब अच्छे रैंक आएगी, ठीक है। तो अगर बहुत नॉलेज अगर आपको लेना है, अच्छा से नॉलेज लेना है, तो आप इस दोनों किताब के साथ साथ आप चाहें तो DC पांडे के वॉल्यूम वाइज भी साइड से रखिए, समझने के लिए आपको बहुत बेनिफिट होगी बच्चों, ठीक है। तो ये 2 किताब ले लेंगे, ये दोनों तो लेंगे, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ये नहीं लोगे, ठीक है ना बच्चों, अगर ये नहीं लोगे, ठीक है, तो एरर लेस करके किताब आता है बच्चों, ठीक है ना, एरर लेस, ठीक है। ये भी किताब अगर ये DC पांडे को नहीं लोगे तो एरर लेस ले लो, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक ले लो, अगर ये लोगे तो ये नहीं लो, अगर ये लोगे तो ये नहीं लो, ठीक है। लेकिन कोई भी ले सकते हो, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव किताब है दोनों, ठीक है ना। समझ पा रहे हो। तो आपको मैं बोलूँगा DC पांडे ही ले लो, कोई बात नहीं है, एरर लेस को छोड़ दो, लेकिन आप चाहो तो दोनों रख सकते हो। किताब रखने में कोई कंजूसी नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका ये हो गया। और फिर इसका क्या कर लोगे, क्वेश्चन बैंक रख लोगे। क्वेश्चन बैंक तो हर हाल में आपको चाहिए बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसा एग्जाम में आता है, ठीक है, उसका पैटर्न समझ में आएगा और क्वेश्चन बनेगा आपको तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए क्वेश्चन बैंक रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बैंक फिर यहाँ पर चैप्टर वाइज आता है, चैप्टर वाइज आता है बच्चों, ठीक है ना। तो वो किताब ले लेंगे। तो इतनी किताब आपको नीट के लिए और इतनी किताब JEE मेन वाले के लिए, ठीक है। और जो बच्चों सिर्फ 12th बोर्ड देना चाहता है, ठीक है ना, सिर्फ 12th बोर्ड के लिए, ठीक है। तो बोर्ड तो 11th में, 11th का मतलब क्या है ना, 11th का जरूरत ही नहीं पड़ेगा बोर्ड के लिए, ठीक है। तो आपका क्या है ना, एक किताब ले लो बच्चों, ठीक है ना। AM करीम का किताब ले लीजिए, ठीक है ना। AM करीम का किताब ले लेंगे न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। और आप क्या कर लेंगे, AM करीम के साथ साथ आप ये ले लीजिए NCERT किताब। ये बोर्ड के लिए, जो बच्चा बोर्ड के सिर्फ फोकस करता है कि नहीं सर हमको सिर्फ बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, हमको JEE और नीट नहीं देना है, तो AM करीम का किताब ले लेगा, न्यूमेरिकल का किताब है, और NCERT किताब ले लेगा बच्चों। ये 2 किताब बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। और समझो जो बच्चा क्या है नीट की अगर तैयारी करता है तो ये दोनों भी किताब रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दोनों भी रख सकते हो, AM करीम का भी और NCERT भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन इतना अगर रखते हो तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप AM करीम का किताब रखें। AM करीम में क्या है ना बच्चों को, AM करीम का जो किताब है,
उसमें आपका शुरू में जो है ना एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, यानी फार्मूला जो पढ़े हो उसी पर डाटा पुट कर लो, आंसर आएगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चन अच्छा थोड़ा सा मिलता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मान लो कि फर्स्ट बार पढ़े और एक भी क्वेश्चन अगर आपको इस टॉपिक से नहीं बनता है, यहाँ से नहीं बनता है, तो आप एम करीम का क्वेश्चन कर लेंगे। अगर एम करीम का क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको फार्मूला कैसे लगाना है ये आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो एम करीम भी रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा, खासकर मेडिकल वाला के लिए, ठीक है। और ऐसे तो कोई भी रख सकता है इतने बुक के। तो आपको समझ में आया क्या कर रहे हैं। सो इतनी किताब मैं क्लास में भी पढ़ाता हूँ बच्चों, ठीक है ना। जब ऑफलाइन क्लास आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो इतने किताब में पढ़ाता हूँ, ठीक है। ऋषि वर्मा, DC पांडे क्वेश्चन बैंक आपको हमेशा क्लास में करवाता हूँ, ठीक है ना। ये तो नहीं करवाता हूँ अब वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, क्योंकि इतना कर लोगे तो ये बच्चे आराम से कर लोगे, ठीक है। अगर इससे अगर यहाँ पर डाउट अगर आपको होता है तो मैं साइड से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि इसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मिनट वाले बच्चे अगर बनाते हैं, अगर प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको साइड से फिर आपको क्लास लेकर आपको पूरे प्रॉब्लम को डिस्कस कर दूंगा। लेकिन मेनली आपको क्लास में इस 3 आपको क्या होगा ना डिस्कस होगी, ऋषि वर्मा, DC पांडे क्वेश्चन बैंक, और साथ ही साथ ये असाइनमेंट चलते रहेगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपका ओवरव्यू हो गया आपका क्या ना कि कैसे पढ़ेंगे और कौन कौन किताब पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो अब आपको मैं शुरू करता हूँ बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स। तो देखिए क्या है। हाँ बच्चों, तो सबसे पहले आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन है क्या, इसको बगल में मैं लिख दे रहा हूँ dy/dx, ठीक है ना। dy/dx को डिफ्रेंशिएशन कहते हैं बच्चों, और मैं बताने जा रहा हूँ आगे क्या है। सो ये ठीक है। तो ये क्या है dy/dx, मतलब या फिर कह सकते हो डिफ्रेंशिएशन क्या है। तो ये बच्चों क्या है ना, मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जो आप 10th के पहले नहीं सुने होंगे नाम, ठीक है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है सर, ये समझना चाहते हो आप, कह सकते हो कि नया चीज़ है, क्या है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो बच्चों क्या है ना, डिफ्रेंशिएशन का यूज क्या है, इसका क्या मीनिंग है, या फिर dy/dx का क्या मीनिंग है, मैं इसको ख़त्म करने के बाद लास्ट में बताऊंगा कि मीनिंग क्या है dy/dx का, ठीक है ना। यानी डिफ्रेंशिएशन पहले सीख लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ेंगे, समझना चाहेंगे कि एक्चुअल में था क्या, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है। तो ये लास्ट में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये पहले देखो क्या, डिफ्रेंशिएशन पढ़ने के पहले मैं फंक्शन पढ़ूंगा, ठीक है ना। बार बार वर्ड यूज करते हैं फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली फंक्शन है क्या। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फंक्शन मतलब डिफ्रेंशिएशन के अंतर्गत हम लोग पहले फंक्शन समझना चाहते हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में हमेशा वर्ड यूज करते रहेंगे फंक्शन, या फिर बहुत जगह फंक्शन यूज करते रहेंगे। तो पहले आपको फंक्शन समझ में आना चाहिए, फिर हम लोग डिफ्रेंशिएशन समझेंगे और इसका मीनिंग लास्ट में समझेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करा, फंक्शन इज ए रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल। ये क्या है ना, फंक्शन एक रूल है जिसमें रिलेशनशिप बताता है 2 वेरिएबल के पीछे, ठीक है ना। जिसमें क्या है ना, इन विच वन इज एज्यूम टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब फंक्शन 2 वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप को बताता है बच्चों, जिसमें एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरे को डिपेंडेंट वेरिएबल माना जाता है, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों क्या है ना, यहाँ समझो, जैसे मालिक लिख देते y=x² में लिख दूँ मैं, y=x², ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना बच्चों कि x जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कहलाएगा x जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। x जो है बच्चों आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो आपका है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। सो मतलब x इंडिपेंडेंट है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना। ये इंडिपेंडेंट है, x का वैल्यू आप मर्जी से रख सकते हो, जो मन में आए वो रख सकते हो। लेकिन y का जो वैल्यू है वो x के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, मतलब x चेंज करेगा तो y चेंज करेगा बच्चों। तो यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि आप x चेंज करोगे तब y का वैल्यू मिलेगा। जैसे मान लो कि x का वैल्यू 1 पुट करोगे, तो x का वैल्यू 1 पुट करोगे तब y क्या कहलाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, यानी y का जो वैल्यू है वो x के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। या फिर लिखो x = 2 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा,
2 का स्क्वायर मतलब 4। देख रहे हो ना, तो x जो है ना अपने मन से ले रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो ले रहे हैं, लेकिन जब x का मन वैल्यू ले रहे हैं अपने मन से तो y का वैल्यू जो है x के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या ना कि x जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो आपका क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ पा रहे हो क्या कर रहे हैं? सो तो ऐसे जो रिलेशनशिप में बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं क्या ना फंक्शन बोलेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे बोल देंगे, यहाँ पर लिखेंगे ना हेयर, ऐसा लिख लो हेयर y इज द फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि y जो है ना x का फंक्शन है, क्योंकि y जो है x पर क्या कर रहा है डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हेयर y इज द फंक्शन ऑफ x। समझ पा रहे हैं आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? सो फिर समझिए, एक एग्जांपल लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस एग्जांपल से हमको समझ में आ रहा है कि x पर y डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करेगा y का वैल्यू चेंज करेगा। तो x जो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका कुछ भी वैल्यू ले सकते हो अपने मर्जी से, लेकिन जब मर्जी से इसका वैल्यू लोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का कुछ क्या मिलेगा वैल्यू मिलेगा, यानी y x पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x इंडिपेंडेंट y डिपेंडेंट हो गया। एग्जांपल में x इक्वल टू 1 लिए तो y का वैल्यू भी 1 आया, लेकिन y का वैल्यू है जो x पर डिपेंड किया। फिर x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू 4 आया। तो फिर यहाँ पर बोलेंगे कि y जो है x पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर इस जब रिलेशन है ऐसा लिखा हुआ तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि y इज द फंक्शन ऑफ x। y जो है किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। और इसको डिनोट करते हैं बच्चों, इसको डिनोट हम लोग करते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। ऐसे अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ है y इक्वल टू fx, इसका मतलब ये हुआ कि y जो है x का फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि y जो है ना x मतलब एक रिलेशन हुआ होगा y इक्वल टू कुछ ऐसा रिलेशन, जैसे यहाँ पर एक रिलेशन दिए है उस प्रकार से एक आपको रिलेशन दिया हो रहेगा जिसमें x क्या रहा होगा वेरिएबल रहा होगा, यानी x का वैल्यू चेंज करेंगे तब वहाँ पर y का वैल्यू मिल रहा होगा। अब fx लिख दिए तो एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल में भी फंक्शन हो सकता है। जैसे मान लो क्या है ना, और भी एग्जांपल लो, देखो ऐसे समझने की कोशिश करो। एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 देखो, जैसे y इक्वल टू लिख लिए sin x। तो बच्चों यहाँ पर क्या है ना sin x जब लिख लिए तो x का वैल्यू चेंज करेंगे तब y का वैल्यू चेंज करेगा। तो यहाँ पर भी क्या कहला है y जो है क्या है x का फंक्शन है। समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ पर भी क्या कहलाएगा y इज द फंक्शन ऑफ x। अलग बात है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, लेकिन है तो यहाँ पर x का वेरिएबल, मतलब x चेंज करेगा तो y का वैल्यू चेंज करेगा। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर भी y जो है x का फंक्शन है। ठीक है, तो जब भी आपको कहा जाए कि y द फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि y जो होगा वो x पर डिपेंड कर रहा होगा। अब x पर डिपेंड कर रहा होगा तो ये आपको अलजेब्रिक इक्वेशन भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। ठीक है ना, लेकिन उसमें वेरिएबल जो होगा आपका क्या होगा x होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि y इज द फंक्शन ऑफ x। समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना, इसको नोट कर लेंगे। और फिर मैं एक छोटा सा और बात में बोलने जा रहा हूँ। हाँ बच्चों देखो, जैसे मान लिख लीजिए नहीं बाय द फंक्शन ऑफ टी, इससे आप क्या समझ रहे हैं? आपको दिमाग में इतनी बातें जा रहा है कि बाय जो है ना टी पर डिपेंड कर रहा होगा। अब टी पर डिपेंड कर रहा हो तो क्या इक्वेशन, ये हमको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि उसमें जो वेरिएबल होगा आपका क्या रहा होगा टी रहा होगा, यानी टी का डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो वाई का डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। समझ पा रहे ना? तो आपको समझ में आ रहा हो कि फंक्शन किसे कर रहे हैं। तो हम बार बार इसका वर्ड का यूज करेंगे बच्चों, ठीक है ना, बाय द फंक्शन ऑफ एक्स, बाय द फंक्शन ऑफ टी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। सो चलिए ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए। हाँ बच्चों, तो देखो यहाँ पर क्या है ना, डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग समझो, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको बच्चों पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ बाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ बाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मतलब क्या हुआ ना, किसी फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स निकाला जाता है बच्चों, ठीक है ना, किसी भी फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन। और इसको समझेंगे डिफरेंस, यहाँ पर जब डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाएगा तो इसका मतलब ये हम लोग समझेंगे कि बाय को डिफरेंशिएशन करना किसके रिस्पेक्ट में है? एक्स के रिस्पेक्ट में करना है।
ये बच्चों क्या है, नया मैथमेटिक्स है, जो इसके पहले आप नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा हो कि क्या चल रहा है सो, लेकिन आप पेशेंस रखें, आपको समझ में धीरे धीरे सब आ जाएगा। ठीक है, बस समझने की कोशिश करिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। जो बातें बोल बस उतना भी अगर आप याद रखेंगे तो आगे फिर जाकर आपको हर बातें समझ में आ जाएगा कि हम क्या आपको समझाना चाह रहे थे सो। ठीक है बच्चों, तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाय विथ रिस्पेक्ट टू क्या कहलाएगा, एक्स कहलाएगा। इसी प्रकार से मान लो कि डी बाय बाय डी टी लिखा रहेगा, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, डी और डी तो रहेगा ही, ठीक है, नहीं काट देना डी डी, ठीक है ना, ये डी और डी रहेगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे डी बाय बाय, है ना, अब बाय बट्टा को बाय ही पढ़ते हैं, तो डी बाय बाय डी टी, समझ पा रहे हो ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाय विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है बच्चों, डी वाई बाय डी टी, डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी जेड बाय डी टी, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर बाय ही रहेगा। लेकिन एक हम लोग क्या करेंगे ना, स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ेंगे डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, मतलब हम लोग जनरली हम लोग क्या पढ़ेंगे, डी वाई बाय डी एक्स के बारे में पढ़ेंगे, और जब डी वाई बाय डी टी आएगा तो उसी प्रकार से क्या कर लेंगे, उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, तो अगर एक हमको पता चल जाएगा डी वाई बाय डी एक्स से रिलेटेड थ्योरी प्रॉब्लम, तो अगर डी वाई बाय डी टी भी करना होगा तो आप इजी वे में उसी प्रकार से कर लेंगे। इसलिए हम लोग बार बार डी वाई बाय डी एक्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो क्या है सो। हाँ बच्चों, तो लिखेंगे रूल्स फॉर डिफ्रेंशिएशन। तो पहले हम लोग डिफ्रेंशिएशन का रूल्स पढ़ेंगे, फिर फार्मूला पढ़ेंगे, अब फिर दोनों समझ जाएंगे। ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, बहुत से न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों। तो पहले रूल्स देखो, पहला रूल्स कर रहा है कि इफ़ y इज इक्वल टू सी है बच्चों। इफ़ y इज इक्वल टू सी, जहाँ पर वेयर कह सकते हो, वेयर c इज कॉन्स्टेंट, देन डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो क्या ना कि कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू सी, जहाँ पर c कोई कांस्टेंट होगा। जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू क्या है ना 5 है, तो है ना कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। ये कह रहा थ्योरी कि अगर y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, जैसे 5 एग्जाम्पल ले लिए, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो गया, 0 होगा। ठीक है, या फिर x का क्या, किसी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे ना तो 0 ही आएगा। अगर मान लीजिए कि डी वाई बाई डी टी भी लिखोगे तो 0 लिखोगे। ठीक है ना, यानी किसी भी कांस्टेंट का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा, किसी के भी रिस्पेक्ट में, टी हो, एक्स हो, कुछ के रिस्पेक्ट में। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात बोल रहे हैं बार बार कि डी वाई बाई डी एक्स की चर्चा करेंगे, तो इसलिए मैं लिख दिया हूँ क्या कि डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन अगर कहीं पर आपको y इक्वल टू सी अगर आपको दिखाई दे, यानी कांस्टेंट को अगर डिफ्रेंशिएशन करना हो सिर्फ, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नहीं समझ में आया तो आगे फिर एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, इसलिए सिर्फ इसको अभी लिख कर रखिए। ठीक है, तो देखिए क्या, इफ y इज इक्वल टू सी इंटू यू, वेयर u इज द फंक्शन ऑफ x, इज द फंक्शन ऑफ x, देन, तो आपको समझ में आ रहा हो कि u इज द फंक्शन ऑफ x में बोल दिया, तो इसका मतलब u जो होगा ना वो x पर डिपेंड कर रहा होगा। तो उस केस में अगर आप डी वाई बाई डी एक्स अगर लिखना चाहते हो तो c तो आपको बच्चा कांस्टेंट है ही, तो यहाँ पर क्या होगा, c आगे आ जाएगा और लिखोगे डी यू बाई डी एक्स। इसको पहले आप पूरा अच्छा से लिख लेंगे, जब आपको प्रॉब्लम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी बातें। ठीक है, थर्ड देखो, प्रॉब्लम से समझ में आएगा बच्चों। ठीक है ना, इफ़ y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस बी प्लस माइनस डब्ल्यू। प्लस माइनस का मतलब बच्चों प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। वेयर यू भी एंड डब्ल्यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा बच्चों, वो जगह डी यू बाई डी एक्स, फिर प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स, फिर प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों,
मतलब क्या है, 3 फंक्शन आएगा, यहाँ पर भी x का होगा, यहाँ पर भी x का होगा, यहाँ का भी होगा, 3 क्या 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सभी को क्या कर लेना, इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन कर लेना, ये थ्योरम बोल रहा है बच्चों, ठीक है ना, या फिर रूल्स कह सकते हो। तो ये सब बातें अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है क्या कहना चाह रहे हैं सो, लेकिन बस आप लिखते जाओ, सब आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर देखो, इफ़ y इज इक्वल टू u इंटू वी वेयर u and v is the function of x, then dy by dx इज इक्वल टू हो जाएगा u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ऐसे आपका रूल्स होगा बच्चों, ठीक है। जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होगा, यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में था, यहाँ पर दो फंक्शन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो ये रूल्स यूज होगा बच्चों डिफ्रेंशिएशन के लिए। मतलब u रहने दो, फिर v को डिफ्रेंशिएशन करो, फिर प्लस, फिर v को रहने दो और u को डिफ्रेंशिएशन करो। ये आपका क्या है, रूल्स है, थ्योरम है बच्चों, कह सकते हो। तो इसको नोट करेंगे, फिर आगे देखो। फाइव नंबर देखो बच्चों, इफ डिवीजन के रूप में y इज इक्वल टू यू बाई भी, ठीक है बच्चों। तो आपका क्या हो जाएगा, देन यहाँ पर लिखो u बाई भी वेयर कर लो, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, मतलब डिवीजन के रूप में रहेगा बच्चों, ठीक है ना। तब क्या चाहते हैं, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है बच्चों v इंटू डी यू बाई डी एक्स, फिर माइनस u डी वी बाई डी एक्स अब बाई बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या है ना, थ्योरम होता है। जब डिवीजन में होगा, मतलब एक फंक्शन ऊपर होगा और एक फंक्शन नीचे होगा, तो ये रूल यूज करेंगे। जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होगा तब ये यूज करेंगे। जब एडिशन सब्ट्रैक्शन में होगा तो ये लेंगे। और पीछे में दो और मैं बताऊँ, ठीक है। तो ये आपका थ्योरम है, इसको पहले लिख लेंगे। और अगर इस तो अभी समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं, सो जब इस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों तो आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे।